तुमने समाज में ज़रूर देखा होगा इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस एक्सेट्रा। ये सारा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ तुम वुमेन हो या जस्ट बिकॉज़ तुम डिसेबल्ड हो या फिर इट इज़ बिकॉज़ कि तुम माइनॉरिटी ग्रुप से बिलॉन्ग करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है समाज से, तुम्हें बेसिक राइट्स नहीं मिलते, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, राइट? सो आज हम यही जानेंगे कि कैसे समाज में सिस्टमैटिक तरीके से इनइक्वालिटी होती है एंड कैसे एक्सक्लूजन किया जाता है कुछ लोगों का समाज में ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट दे आर फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स और जस्ट बिकॉज दे आर जस्ट डिसेबल्ड। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम लोग को करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के वीडियोस मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोशियोलॉजी के चैप्टर 5 को, विच इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तुम लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैम सोशियोलॉजी पढ़ाओ, सो हियर इट इज सोशियोलॉजी। सो बुक खोल के बैठ जाओ एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। ओके, ऑल्सो मैं हमेशा वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में लाइक भी करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर देना भी मत भूलना। ओके, चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे विद आवर वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, राइट? जैसे फैमिली, कास्ट, ट्राइब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इनका काम क्या होता है कि ये समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं और साथ ही में मेंटेन करने का काम भी करते हैं, इजंट इट? एंड सोशल इंस्टीट्यूशन की का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल एक्सक्लूजन and inequalities, and that only we are going to study in this chapter. जब हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की या फिर एक्सक्लूजन की, तो ये नया फैक्टर नहीं है इंडिया में ये बहुत पहले से होता हुआ है। जैसे कि जब हम रास्ते पे जाते हैं या तुम मार्केट जाते हो, स्कूल जाते हो, तो तुमने जरूर देखा होगा कि रोड पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो पैसे मांगते हैं, isn't it? तो दे आर बेगर्स, दे आर आस्किंग फॉर बेसिक नीड्स। यंग चिल्ड्रन को भी तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई बहुत छोटे बच्चे हैं, वो जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स को देखा होगा, क्लीनर्स को देखा होगा, राइट? ढाबा पे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं टी शॉप्स पे। बच्चे इतने छोटे हैं तो वो स्कूल जाने के बजाय अगर लेबर का काम कर रहे हैं तो हम ये देख के शॉक नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ नॉर्मल हो गया है, इजंट इट? हम लोगों ने पढ़ा भी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वायलेंस होता है ऑन वुमेन्स एंड प्रेजुडिस देखते हैं हम अगेंस्ट द माइनॉरिटी ग्रुप्स, डिफरेंटली एबल्ड। न्यूज़पेपर में हर रोज इस टाइप के न्यूज आते रहते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि क्या ये कुछ नया है मैम, तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की बात करें या कहीं और की भी बात करें, डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक्सक्लूजन जो है, सोशल इनइक्वालिटी जो है, वो एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलती है एंड इसे हम ऑलमोस्ट नेचुरल ही मान के चलते हैं अभी तक के टाइम में। परहैप्स हम बोलते हैं, समटाइम्स हम देखते हैं ना, समटाइम्स हमें लगता क्या है कि जो पुअर है, जो मार्जिनलाइज्ड है, वो इसलिए है बिकॉज वो मेहनत नहीं करते हैं या फिर वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उन्हें उनकी कंडीशन के लिए ब्लेम करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम में होता है। पर अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन करें ऑफ दीज थिंग्स, तो हमें पता चलेगा कि ये जो लोग हैं समाज में, लो रैंकिंग पीपल जो हैं या जिनके बारे में हम भी बात करके हम आए हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर इसके बावजूद उनका समाज में जो उनकी कंडीशन है दैट इज वेरी बैड। अगर मैं बात करूं हार्ड वर्क की, तो इट कैन अलोन नॉट ब्रिंग सक्सेस। यानी कि बहुत से लोग हैं, जैसे तुम देख लो रिक्शा वालों को, या फिर तुम देख लो उन लोगों को जो कि कार्ट्स पुल करते हैं, स्टोन को ब्रेक करते हैं, डिगिंग करते हैं, ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर द कंडीशन ऑफ देम इज वेरी बैड देन दैट ऑफ द अदर पीपल, isn't it? अगर हम बात करें कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही हम सक्सेस को हासिल कर ले, तो ये जो लोग हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्हें भी सक्सेस मिल जाता, isn't it? सो ये कंडीशन हम देखते हैं। अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू कैन टेक इज, हम फिल्म्स में बहुत देखते हैं कि एक बच्चा है जो बचपन में बहुत गरीबी देखता है एंड जब वो बड़ा होता है तो वो पूरा सिचुएशन चेंज कर देता है, वो बिलियनर बन जाता है। यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ मूवीज, बट एक्चुअल में अगर हम बात करें कि यह सच में हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इट कैन बी, वो बच्चा जो है इलीगल काम करके जरूर कुछ कमा सकता है या बड़ा बन सकता है, बट लीगल
लीगली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम जब हार्ड वर्क करने से इन लोगों का कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, मतलब क्या जरूरत है फिर हार्ड वर्क करने की। तो हार्ड वर्क मैटर्स व्हेन यू आर working in right direction, when you have equality in society, you are getting proper opportunities, you are having that kind of luck, that is also the thing। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो बहुत पुअर फैमिली में बॉर्न उनका जन्म होता है, देन उनको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती है, उनको बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो पाती है, तो लेट अलोन बी द एजुकेशन एंड एनी अदर थिंग, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग जिसकी वजह से क्या होता है, हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग दे आर नॉट एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड इक्वली, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ gender, this kind of discrimination is there, they are excluded from society and that is the reason जिनकी वजह से इनका हार्ड वर्क करने के बाद भी they cannot pay off, they cannot be successful in society as compared to the other people। so अब तुम समझ सकते हो कि हार्ड वर्क अलोन डज नॉट डू एनीथिंग, उसके साथ साथ तुम्हारा लक होता है, टैलेंट होता है, पर्सनल एफर्ट होता है, राइट। बट अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर यू कैन नॉट डू मच गुड इन योर लाइफ, isn't it? So that is the thing which it is trying to explain। अगर मैं कंक्लूड करूं कि बेसिकली हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा जहां पे हम लोगों ने देखा कि समाज में जो इनइक्वलिटी है, जो एक्सक्लूजन है, ये कोई नया फैक्टर नहीं है, बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है ना, ये लाइफ में हमेशा या यू को रोज रोज देखने को मिल रही है। एंड इस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वल ट्रीटमेंट पे ध्यान दे सकते हैं कि पीपल आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली। ऑल्सो हम एक्सक्लूजन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे ताकि हम जान पाए कि एक्सक्लूजन से लोगों को कैसे बचा सकते हैं। I hope this is clear to everyone. Now we'll be discussing the very first topic of the chapter, which is what is social about social inequality and exclusion। ये टॉपिक ही किसी को समझ नहीं आता है, मेरे टाइम में मुझे समझ नहीं आया था, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस टॉपिक प्रॉपर्ली। सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन को सोशल क्यों बताते हैं, यानी कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो सोशल इनइक्वलिटी है एंड एक्सक्लूजन है ये सोशल है, ये सामाजिक है। इट इज जस्ट बिकॉज कि हमने ऑब्जर्व किया है क्या कि ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट है, इनइक्वालिटी है, ये क्रिएट किया गया है सोसाइटी के द्वारा, ना कि इंडिविजुअल चॉइसेस के द्वारा। यानी कि हम बोल रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को कि ये समाज के द्वारा बनाया हुआ एंड समाज के द्वारा ही अभी तक चलाया हुआ जा रहा सिस्टम है। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी लड़की की बात करी हूँ तो दैट गर्ल इज नॉट अलाउड टू स्टडी जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है, तो ये है सोशल इनइक्वालिटी। ये नेचुरल नहीं है, ये हम समाज में क्रिएट कर रहे हैं। दलित है, दलित पर्सन को नहीं अलाउ किया जा रहा है टू गो एंड एंटर इन दी टेम्पल, सो दिस इज एक्सक्लूजन। उसको अलाउ कौन नहीं कर रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी उसे अलाउ नहीं कर रही है, इजंट इट? सो दिस इज एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल। सो ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, इधर इट इज सोशल इनइक्वालिटी और इट इज एक्सक्लूजन, ये हैपन होता है जस्ट बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड एबिलिटी एंड टैलेंट के बेसिस पे हम या मेरिट के बेसिस पे हम लोगों को अनइक्वल या एक्सक्लूड नहीं करते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज कि वो किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल और जस्ट बिकॉज दे आर डिसेबल्ड हम उन्हें इस तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। सो इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी इंडिविजुअल, इट इज क्रिएटेड बाय द होल सोसाइटी एंड सोसाइटी ही है जो इसे अभी तक कंटिन्यू कर रही है। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटीज, तो 3 आंसर्स आते हैं, तुम्हारे बुक के हिसाब से 3 आंसर दिए गए हैं। नंबर 1, नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट होल ग्रुप, यानी कि जब हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की या फिर सोशल इनइक्वालिटी की, तो हम किसी एक इंडिविजुअल को अनइक्वल नहीं कर रहे हैं, इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक लड़की को मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम नहीं पढ़ सकती है, किसी एक दलित पर्सन को मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम टेंपल में एंटर नहीं कर सकते हो। इट इज अबाउट द होल ग्रुप, पूरा दलित ग्रुप एंटर नहीं कर सकता टेंपल में, पूरे की पूरी वुमेन्स जो हैं दे कैन नॉट स्टडी। सो दैट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल्स, द एक्सक्लूजन एंड द इनइक्वालिटी, इट इज अबाउट अ होल ग्रुप। क्लियर एवरीवन, द होल कम्युनिटी। सेकेंड आंसर तुम्हें दिया हुआ है कि ये इकोनॉमिक नहीं होता है, मतलब कि तुम इतना अर्न नहीं कर रहे हो, तुम इतने एजुकेटेड नहीं हो, उतना अर्न नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मेरिट, इट इज मोर अबाउट सोशल, ये सामाजिक
ये समाज के द्वारा बनाया हुआ है। ये इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे हम एक्सक्लूड नहीं करते, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हम इनइक्वालिटी नहीं करते, इट इज ऑन द सोसाइटल ग्राउंड्स। थर्ड इज कि ये जो हम सिस्टम देख रहे हैं इट इज सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड। जो समाज में हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी, जो एक्सक्लूजन हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत पहले के समय से चला आ रहा है और हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में सोशल इनइक्वालिटी एंड किसी ना किसी ग्रुप को एक्सक्लूड किया जा रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा ऑन व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी। सो आई होप कि अब तक क्लियर हो रहा है कि क्या है सोशल, अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी होती क्या है। नाम से समझ में आ रहा है कि हम किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे क्या चीजें हैं जो हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में एक्सेट्रा। सो हर सोसाइटी में तुम देखोगे कि जो लोग हैं इनके पास ग्रेटर शेयर होती है ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेस, यानी कि लोगों के पास मनी है, लोगों के पास प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है एंड पावर है देन दैट ऑफ अदर्स। मतलब बस कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं एंड बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं होता है। जैसे यू समझ लो कि यू मस्ट हैव हर्ड दिस लाइन कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, राइट। सो रिच के पास बहुत सारे वैल्यूड रिसोर्सेस होती हैं, जैसे उनके पास हेल्थ है, पावर है, रिसोर्सेज है, मनी है एक्सेट्रा। पर पुअर्स के पास क्या है, पुअर्स के पास बेसिक खाने पीने का भी कुछ नहीं है इंतजाम, राइट। सो दिस इज व्हाट हियर इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो हर सोसाइटी में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, एक जो बहुत रिच हैं जिनके पास सब कुछ है एंड एक जो बहुत पुअर है उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी हार्डली अफोर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिसोर्सेस। सोशल रिसोर्सेस में हम लोगों ने डाल दिया मनी, एजुकेशन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब इसी सोशल रिसोर्सेज के अंदर आता है एक इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब इट इज ऑल योर मटेरियल एसेट्स एंड इनकम, मनी, राइट। दूसरा है हमारा कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में हम डाल देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस को। तीसरा है हमारा सोशल कैपिटल, जिसके अंदर आता है नेटवर्क्स और सोशल कनेक्शंस बोल सकते हैं, राइट। सो तीनों के तीनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जैसे एक पर्सन है जो बहुत वेल ऑफ है, यानी कि उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो ही इज हैविंग इकोनॉमिक कैपिटल नंबर 1। ओके, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर वो बहुत ज्यादा अमीर है तो वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है, समाज में उसकी अच्छी खासी स्टेटस होगी, राइट। सो दिस इज कल्चरल कैपिटल, राइट। तीसरा होगा सोशल कैपिटल, यानी कि अगर वो पर्सन बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, अच्छा खासा कमा रहा है, एजुकेशन है उसके पास, तो अब उसके अच्छे खासे कनेक्शन भी होंगे क्योंकि वो एजुकेटेड है, क्योंकि उसका स्टेटस है समाज में, तो उससे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। दैट इज योर सोशल कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो हमारे सोशल रिसोर्सेज है ना, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तभी हमारे समाज में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, या यू को बेसिकली सोशल इनइक्वलिटी होती है। सो जब ये सोशल कैपिटल्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास सिर्फ कल्चरल कैपिटल है, कुछ लोगों के पास सिर्फ सोशल कैपिटल है, तब हम देखते हैं कि क्या होता है, सोशल इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलता है समाज में। सो इसी पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज इज ओनली नोन एज योर सोशल इनइक्वलिटी। वही मैंने जो बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब सोशल इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या ये नेचुरल है मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नेचुरल नहीं होता। जैसे नेचुरल मतलब क्या, सोशल इनइक्वालिटी ये हो गया कि तुम्हें चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला कि तुम एक पुअर फैमिली में तुम्हारा जन्म होगा या फिर रिच फैमिली में जन्म होगा, ये तुम चूज नहीं कर सकते, इजंट इट। सो दिस इज काइंड ऑफ नेचुरल डिफरेंस। कुछ लोग के पास बहुत बढ़िया टैलेंट होता है, तो कुछ लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है टू become good students or to become good in life, isn't it? So ये होता है natural differences। लेकिन जब हम बात करते हैं social differences या social inequality की, तो इट इज डिफरेंट। सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का टर्म को कॉइन किया है जस्ट टू रेफर टू दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जहां पे लोगों को डिवाइड किया जाता है इन सोसाइटी बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। यानी कि कुछ लोग हैं जिनको डिवाइड कर देंगे, रिच ऊपर, फिर मिडिल क्लास नीचे, फिर उसके नीचे पुअर क्लास, राइट। सो ये डिविजन होता है समाज में ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की विच इज नोन एज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। जब हम नीचे के कैटेगरी में होते हैं ना, तो हमारे एक्सपीरियंस जो है उसी हिसाब से शेप होते हैं। हमें प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलता टू एजुकेशन, हमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलते, एंड हमारी लाइफ जो है वो इसी हिसाब से, मतलब हम पुअर ही रहेंगे, फिर हमारी फर्दर जनरेशन भी पुअर हो जाती है। सो इस काइंड ऑफ कंडीशन हो जाती है। अगर हम थोड़े इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं तो हमारी कंडीशन एंड हमारे फर्दर जनरेशन की कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है, राइट। अब मैं जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आती है, तो इंडिया में हम लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत पढ़ा है, तो वो आ जाता है
कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत पढ़ा है, तो वो आ जाता है पिक्चर में। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो हर काइंड ऑफ समाज में देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है ना कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज में, चाहे वो इंडिया के समाज हो, चाहे वो अमेरिका का समाज हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का समाज हो, हर समाज में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं डिविजन है ऑन द बेसिस ऑफ rich and poor, or on the basis of black and white, or on the basis of caste system, etc. So this kind of unequal distribution या inequality जो है वो central है, यानी कि लोगों के बीच में unequal resources का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सोशल रिसोर्सेज। यानी कि अगर मैं पहले की बात करूं, जब हंटिंग गैदरिंग करने वाली सोसाइटी थी, तब के टाइम पे भी हम ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को हमें मिलता है। एंड अभी जब हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, तो अभी भी हमें देखने को मिलता है कि ये जो सोशल कैपिटल है, सोशल रिसोर्सेस है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिगार्डलेस ऑफ पीपल्स इंडिविजुअल्स एबिलिटीज। दूसरा है हमारा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट करता है ओवर जनरेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रही हूँ फीचर्स ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक स्टार मार्क लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो जनरेशन वाइज एग्जिस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया है कास्ट सिस्टम के बारे में, सो बर्थ इंडिकेट करता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन तुम करोगे। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें ये करना है, अगर तुम क्षत्रिय हो तो पर्टिकुलर टास्क तुम्हें ऑलरेडी असाइन है, तुम्हें वही करना होगा। सो कास्ट सिस्टम क्या कर सकता था, डिक्टेट करता था कि विच ऑक्यूपेशन यू हैव टू डू, यू कैन नॉट चेंज दैट। एंड एक होता है प्रैक्टिस ऑफ एंडोगैमी। कास्ट सिस्टम ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि तुम्हें क्या करना है, फूड शेयरिंग से रिलेटेड रूल है। एंडोगैमी मतलब तुम अपने कास्ट के अंदर ही शादी कर सकते हो, कास्ट से बाहर जो तुम्हारा इंटर कास्ट मैरिज है दैट विल नॉट बी अलाउड, राइट। तीसरा है तुम्हारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या, कि इट इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स, बिलीफ एंड आइडियोलॉजी, यानी कि कुछ ना कुछ पैटर्न्स होगा, कुछ ना कुछ बिलीव होगा, कोई ना कोई आइडियोलॉजीज तुम्हें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे हम देख ही रहे हैं कि अभी तक कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिया में प्रिवेल कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं तुम समाज में देखोगे। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज लोग जो है वो इसे एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, लोग इसे मानते हैं, जस्टिफाई करते हैं, इसलिए अभी तक हम देख रहे हैं प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तुम्हें गाँव में देखने को मिलेगा, या बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, उन रीजन में जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, अभी भी इस टाइप ऑफ things you will be seeing. So not everyone though think of a system of inequality as legitimate. ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो inequality को एक्सेप्ट नहीं करते, इक्वल ट्रीटमेंट पे भरोसा करते हैं, तभी तो समाज में हम आज देख रहे हैं कि बहुत हद तक सुधार आया है, isn't it, if compared to the previous times. But फिर भी कुछ ना कुछ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज वाई अभी तक चला हुआ आ रहा है, एंड हु नोज आगे भी चलता हुआ आएगा कि नहीं, राइट। सो बिकॉज इट इज अ सेंट्रल पार्ट, सो इसे निकाल पाना समाज से इट इज वेरी चैलेंजिंग। ओके, वी हैव टू मेक पीपल मोर अवेयर, मोर एजुकेटेड अबाउट इट। ओके, जब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम एक पर्टिकुलर जेंडर से हो, या तुम्हारा रिलीजन ये है, तुम इस कास्ट से आते हो, तुम इस लैंग्वेज वाले स्टेट से आते हो, तुम डिजेबल्ड हो, एक्सेट्रा। इट कैन बी सीन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन, जो कि बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, इन द पब्लिक प्लेसेस। सो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है माइनॉरिटी रिलीजन जो है, या कोई भी एथनिक ग्रुप है, उसे घर मिलना बहुत मुश्किल है in the middle class colony. So this is a kind of discrimination, this is kind of offense, this is kind of exclusion or discrimination which we are still seeing in the society. पीपल जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रेजुडिस रखते हैं अबाउट सम सोशल ग्रुप्स, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज प्रेजुडिस, व्हाट इज सोशल व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग इन तीनों को समझेंगे, इन तीनों के रिलेशन को भी समझेंगे। जैसे अगर मैं प्रेजुडिस की बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं इसे हम कहते हैं धारणा। धारणा मतलब प्री कंसीव नोशंस या ओपिनियंस या एटीट्यूड कहते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं पहले से मान के बैठी हूँ, दैट इज योर प्रेजुडिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मान के बैठे रहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मान के बैठे रहते हैं कि वो डिसेबल्ड है तो वो जॉब होल्ड नहीं कर सकता, उसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, या वो लड़की है तो उससे ये काम नहीं हो पाएगा। सो दिस काइंड ऑफ मैं पहले से मान रखी हूँ इस फैक्ट को कि ऐसा नहीं हो सकता, तो दैट इज योर प्रेजुडिस। जब हम प्रेजुडिस की बात करते हैं तो अगेन इट इज बेस्ड ऑन हियर एंड से,
रादर देन इसके कोई एविडेंस नहीं होता। ऑल्सो इट इज एन ओपिनियन जो हम एडवांस में बना लेते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट इट और जस्ट बिकॉज एक दो मैंने इंस्टेंसेस देख लिए हैं। दिस प्रेजुडिस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि मैं मानती हूँ कि मैं जिस कास्ट से हूँ, मैं जिस ग्रुप से हूँ वो बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से मैं सुपीरियर हूँ। दैट इज योर पॉजिटिव काइंड ऑफ प्रेजुडिस विच आई होल्ड, ओके, फॉर नो रीजन। दिस इज क्लियर। सो दिस इज प्रेजुडिस। जब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स की, तो प्रेजुडिस जो है, धारणा जो है, प्रीकंसीव नोशंस जो है, ये बनते कैसे हैं? स्टीरियोटाइप से। मतलब स्टीरियोटाइप्स पहले आता है, उसके बाद आता है प्रेजुडिस, ओके। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है मैम? इट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से एटीट्यूड, इट कैन बी। अगर तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है तो ये सोचने की एक पैटर्न होता है, हम भरोसा करते हैं कुछ ऐसी तथ्यों पे कि ऐसा ही होता होगा। सो ये फिक्स होता है एंड इसे चेंज कर पाना अगेन डिफिकल्ट होता है। इट इज ऑल अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल और इट कैन बी अबाउट अ कम्युनिटी। स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो जैसे कॉलोनियल क्रिएशन से माना जाता है, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इस टाइप का स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिया था कि कुछ लोग जो है वो मार्शल रेसेस के हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत कावर्ड हैं, कुछ लोग बहुत अनट्रस्टवर्दी हैं, एक्सेट्रा। बट इट वाज नॉट सो एवरी टाइम, इजंट इट? स्टीरियोटाइप्स फिक्स करता है होल ग्रुप को इन अ होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जब हम बात करते हैं कि वुमेन्स कुछ नहीं, वुमेन्स ये काम नहीं कर सकती, तो मैं पूरे के पूरे वुमेन की कैटेगरी, पूरे के पूरे वुमेन जेंडर को कह रही हूँ, नॉट ओनली अ स्पेसिफाइड वुमेन, इजंट इट? सो दैट इज स्टीरियोटाइप्स, जो कि होमोजीनियस कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई इंसान है जिसने मान रखा है कि वुमेन्स जो है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती सोसाइटी में, तो एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद भी वो यही मान के चलेगा कि वुमेन्स जो है वो सोसाइटी में उनका कुछ नहीं हो सकता, वो डिपेंडेंट है, एक्सेट्रा। जैसे बहुत से अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी मेंटालिटी वाले बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती हैं, दे शुड बी जस्ट डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, राइट? सो इवन आफ्टर सीइंग कि हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड में कैसे वुमेन्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं इन स्पेसिफाइड फील्ड, इजंट इट? सो दैट इज स्टीरियोटाइप्स, जिनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, जिनको चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये ट्रीट करते हैं एंटायर कम्युनिटी को एक सिंगल पर्सन की तरह, एंड सबको एक ही जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब हर वुमेन्स को वो एक ही चश्मे से देखेंगे, राइट? दैट इज स्टीरियोटाइप्स। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट इज अबाउट एक्चुअल बिहेवियर। जब हम बिहेव करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, जब मेरे पास कोई स्टीरियोटाइप्स है, मेरे पास कुछ प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस कैन बी चेंज वंस एंड स्टीरियोटाइप्स कैन नॉट बी चेंज। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक एक्चुअल बिहेवियर है। स्टीरियोटाइप्स में मैं मानती हूँ, प्रेजुडिस में मैं एवरीडे लाइफ में लोगों को बोलना चालू करती हूँ, टोकना चालू करती हूँ, झगड़ा करना चालू करती हूँ कि ये ऐसा नहीं कर सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओपिनियंस देना चालू कर देती हूँ, एंड डिस्क्रिमिनेशन में मैं बिहेव करना चालू कर देती हूँ, ओके। सो पहले स्टीरियोटाइप्स आता है, फिर प्रेजुडिस बनते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इसे प्रैक्टिस में देखा जाता है जब हम एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज विच इज गिवन टू ऑल। जैसे कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉब होल्ड कर सकते हैं, बट मैं उन्हें जॉब नहीं दे रही हूँ just because they are from particular gender or just because they are from particular religion. Discrimination जो है, it is very hard to prove, नहीं प्रूफ कर पाओगे। जैसे इस एग्जाम्पल में भी देख लो, एक पर्सन है जिसे रिफ्यूज कर दिया गया जॉब just because he or she, इसका कास्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्वालिफाइड तो है बट वो उसका कास्ट ऐसा है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो जो मैनेजर है या जो एचआर है वो क्या बोलता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, बट एक्चुअली द रीजन जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसे जॉब नहीं दे रहा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ हीज कास्ट, ओके। सो डिस्क्रिमिनेशन कर किस रहा है और किस वजह से रहा है, और वो दिखा किस वजह से रहा है, राइट? दो चीजें हमें देखने को मिली। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी हार्ड टू प्रूव दैट अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड। सो वही है कि पीपल हाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को बाय गिविंग रीजनेबल और साउंडिंग एक्सक्यूजेस, ओके। वो कहते हैं कि भाई वो प्रैक्टिकल रीजन है कि भाई तुम्हारा मेरिट इतना नहीं है या एक्सेट्रा, बट एक्चुअल रीजन तो भाई प्रेजुडिस है, उसकी अनफेयर थिंकिंग है, वो सोच रहा है कि उस कास्ट का मेंबर अगर आ गया तो उसे प्रॉब्लम होगा, एक्सेट्रा कैन बी द रीजन। बट एक्चुअल थिंग इज ही इज गिविंग एक्सक्यूज जस्ट बिकॉज he cannot accept his caste, right? So that is all about your discrimination. So I hope these three terms are clear. Discrimination क्या होता है, stereotypes क्या होता है, prejudice क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल एक्सक्लूजन को, कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसका बेसिक समझते हैं।
जब मैं बात करती हूँ सोशल एक्सक्लूजन की, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि समाज में किसी को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, isn't it? So जब मैं बात करती हूँ कि what this term refers to, तो it refers to individuals जो कि कट ऑफ कर दिए जाते हैं फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम दिस वाइडर सोसाइटी। तो मतलब पूरे सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबको जॉब्स होल्ड करने का सबको एजुकेशन मिल रहा है एक्सेट्रा, बट कुछ लोगों को मैं वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ या वो बेसिक नेसेसिटीज उनकी फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, उन्हें अलग तरीके से ट्रीट कर रही हूँ, देन दैट ऑफ द इक्वल ट्रीटमेंट दे डिजर्व, दैट इज योर सोशल एक्सक्लूजन। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि लोग जो है वो प्रिवेंट किए जाते हैं फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज जो कि ओपन है टू एवरीवन। जैसे कि सबको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग एंड एक्सेस टू पुलिस एंड जुडिशरी, ये सबका एक्सेस है। बट क्या सबको मिल रहा है? कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट कास्ट, यू कैन नॉट स्टडी, you don't deserve to study। और कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको बोला जाता है कि you should just do household work and तुम्हें बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए। तो क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्यों उसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं? जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, देयर इज अ फैमिली जो कि अपने बेटे को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं एंड अपनी बेटी को बहुत मतलब कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, राइट, जस्ट फॉर हर एजुकेशन एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज शी इज गर्ल एंड शी इज गर्ल, सो उसको मतलब दे हैव एक्सेप्टेड, पीपल हैव एक्सेप्टेड, वो बहुत लो मेंटालिटी के लोग हैं, वो एक्सेप्ट कर रखे हैं कि भाई इसकी तो शादी कराना है, तो फिर पैसा बचाते हैं, लड़के पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूजन हो रहा है, उसको वो एक्सेस नहीं मिल रहा है जो उसके भाई को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो सिस्टम, जो एजुकेशन सबके लिए है, लाइक फॉर गर्ल्स ऑल्सो, फॉर बॉयज ऑल्सो, बट दैट गर्ल इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन। सो दिस इज योर सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था टू मेक यू टू सम एक्सटेंट एक्सप्लेन। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कुछ एग्जाम्पल तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इजंट इट। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो इट इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमैटिक, एक्सीडेंट के थ्रू नहीं होता, ये समाज में चलता आ रहा है एंड अभी भी चलता जा रहा है। इंडिया की बात करें तो अभी भी प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इज स्टिल विजिबल। इसीलिए तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं दैट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अभी भी देखने को मिल रही है, तुम न्यूज़पेपर उठा के देख लो, रोज रोज ये सारी चीजें अभी भी होती हुई दिखेंगी तुम्हें। कांस्टेंट सोशल कैंपेनिंग इसके लिए चाहिए कि भाई कांस्टेंट लोगों को अवेयर किया जाए, एक ऐसा कैंपेन किया जाए ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम है ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ये सॉल्व हो। अगर मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये स्टार्ट तो हुआ है कॉलोनियलिज्म के टाइम से, हम लोगों ने मेनली सोसाइटी में ऑब्जर्व किया, इंडियन सोसाइटी में। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो दे वर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर, दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग टू होल इंडियंस, दे वर सीइंग देमसेल्फ कि वो खुद को सुपीरियर मानते थे एंड सबको इंफीरियर मानते थे। तो पूरे के पूरे इंडियंस को, चाहे वो प्रिविलेज हो चाहे वो नॉन प्रिविलेज हो, सबका उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, सबको एक्सक्लूड करके रख दिया। तभी लोगों ने ह्यूमिलिएशन फील किया एंड क्या किया, डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सेप्ट किया, जस्टिस को एक्सेप्ट किया एंड मांगा। देन वी आर सीइंग कि कैसे तभी हम लोगों ने देखा कि काफी सारे रिफॉर्मर्स आए एंड इंडिया पूरा एक होके लड़ा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज not only on women's, not only on SCs and STs, or not only on some specific इंडियंस, सबके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सबको एक्सक्लूड किया जा रहा था। दैट इज द रीजन वाई हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हर सोशल ग्रुप साथ में लड़ा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्लियर एवरीवन? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम किन ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, चार ग्रुप्स के बारे में, मेनली चार ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज दलित, नंबर 2 इज आदिवासीज, नंबर 3 इज वुमेन एंड नंबर 4 इज जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, इन पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनको कैसे सोशल इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी है समय समय पे, और साथ में कैसे ये एक्सक्लूड किए गए हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इन चारों के साथ दो और ग्रुप्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, विच इज ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर, जिनको भी डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी दिस वंस इन द बॉक्स। Here it is transgender। अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, तो सर्जिकल प्रोसेसेस ऐसे आए हैं जिससे क्या हो रहा है, मेल बॉडी को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ फीमेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मेल बॉडी। इसे हम कहते हैं क्या,
ट्रांसजेंडर, दिस प्रोसेस, ये क्या हो गया है, अब चॉइस बेस्ड हो गया है, चॉइस स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि अब लोग जो है वो विलिंगली अपने आप को फील कर सकते हैं, एंड दे कैन से दैट इफ दे आर फ्रॉम इनसाइड अ मेल और दे आर female, and they can perform the surgery to become one. Okay, even if मैंने like I don't know you guys see or not, but एक टाइम कुछ टाइम पहले मैं जो स्टॉक्स बहुत देखा करती थी, तो उस टाइम पे मैंने देखा था अबाउट दिस वन वीडियो केम एंड आई सॉ अबाउट ट्रांसजेंडर. तो उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग अ गर्ल वाज देयर, तो वो उसने कहा कि शी फील्स कि वो अंदर से मेल है, दैट्स वाई शी हैव परफॉर्म्ड अ सर्जरी, एंड सर्जरी के बाद वो एक मेल बन गई. ओके, सो दिस इज योर ट्रांसजेंडर. अब ये जो है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि वो इस टाइप की चीज को एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाती है, राइट? सो दैट इज द रीजन वाई दीज पीपल आर समवेयर और द अदर गेटिंग social inequality and exclusion, which is not elaborated here, but later on we will study definitely about it. थर्ड जेंडर इज द नेक्स्ट थिंग. थर्ड जेंडर मतलब क्या होता है? एक ऐसा जेंडर विच इज नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल, दे आर ऑल्टरनेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल जेंडर. ओके, अभी रिसेंटली में हमें देखने को मिल रहा है कि इन्हें भी लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है. इंडिया में अब देखने को मिल रहा है कि दे कैन ऑल्सो नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर होल्डिंग एन इलेक्शन. ओके, दैट इज द थिंग विच वी गेट टू सी ओवर हियर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब मैं तुम लोगों को एमसीक्यू नंबर 1 दूंगी, विच इज व्हाई इज inequality called social in the context of social inequality and exclusion. मतलब inequality को हम social क्यों कहते हैं? That you have to say from the following reason, which was the correct option. Number 1, because it only happens among friends, because it is based on personal efforts, because it is created and maintained by society, or because it depends on natural differences. So ये है तुम्हारा पहला MCQ. दूसरा है तुम्हारा what does the term discrimination mean in the context of social exclusion? यानी कि discrimination का मतलब क्या होता है? On the basis of just now we have discussed in the social exclusion. Is it judging people fairly or treating people differently on the basis of personal choice, या फिर unfair treatment based on group identity like caste or gender, या फिर giving everyone equal opportunities? And दोनों MCQ का आंसर तुम्हें कहाँ लिखना है? अभी वीडियो को पॉज करना है and comment section में लिखना है. I hope this is clear to everyone. So just write your answer first of all and then we'll move towards the next topic. अब हम डिस्कस करेंगे about the next topic, which is caste and tribe system justifying and perpetuating inequality. हम लोग सबसे पहले समझेंगे कास्ट को कैसे एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, वो हम समझेंगे सबसे पहले. जब हम इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि लेजिटिमाइज करता है द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम कौन से कास्ट से आते हो. हम लोगों ने एक पिरामिड पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये पिरामिड कम राइट एंगल ट्राइंगल ज्यादा लग रहा है, राइट? सो ओके, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राइंगल. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमारे सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, एंड देन शूद्र थे. तो ये एक हायरार्कियल, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हम कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन देखते थे. हम लोग क्या देखते थे कि हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको कैसा स्टेटस एंड कौन सा ऑक्यूपेशन उन्हें करना है. Isn't it? कोई इंसान ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसे ब्राह्मण का ही काम करना है फर्दर. अगर कोई क्षत्रिय है तो फिर उसका काम फर्दर क्षत्रिय ही होगा, राइट? जिस कास्ट में तुम पैदा हो गए, तुम्हारा क्या ड्यूटी है कि जो ऑक्यूपेशन तुम्हें अलॉट किया गया है वही तुम्हें करना है. नो चॉइस यू हैव, राइट? सेकेंड थिंग विच वी सॉ ओवर हियर इज कि हम सोशल स्टेटस, जैसे अगर कोई इंसान ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी देन दैट ऑफ अ शूद्र, राइट? तो स्टेटस भी था एक. इन स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चुरल टर्म्स हम देखते थे कि सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट था. जैसे कि समाज में ब्राह्मण्स को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूं तो उनको क्षत्रिय के पास इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा था. उनको इकोनॉमी, जैसे क्षत्रिय जो थे वो पूरे लैंड को, पूरे कंट्री को या पूरे एम्पायर को रूल करते थे, तो इनके पास क्या था? इकोनॉमिक सिस्टम था. लेकिन ब्राह्मण्स के पास सोशल स्टेटस था. तो समाज की बात आती थी तो क्षत्रिय को रिस्पेक्ट देना होता था ब्राह्मण्स को, राइट? बट भले ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा रिच ना हो, उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कैपिटल ना हो, बट फिर भी सबऑर्डिनेट करना पड़ता था विद द क्षत्रियस. क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, तो हमें पता है कि हायर कास्ट जो था
इनके पास हाई इकोनॉमिक स्टेटस था, यानी कि बहुत अच्छा खासा उनके पास मनी था। देन दैट ऑफ लो कास्ट के जो लोग थे, इनके पास सबसे लो इकोनॉमिक स्टेटस था, राइट। जब हम बात करते हैं कास्ट एंड ऑक्यूपेशन की, तो प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था कि कास्ट एंड ऑक्यूपेशन जो है वो स्ट्रिक्ट है, इजंट इट। जिस कास्ट में तुम्हारा जन्म हुआ है वही वो कास्ट के हिसाब से ही तुम्हें ऑक्यूपेशन करना है। जैसे अगर तुम्हारा कास्ट है कि तुम किसी क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न हो गए, तो तुम्हारा काम क्या होगा कि क्षत्रिय, जैसे किंग ही बनना होगा तुम्हें, तुम जाके ब्राह्मण नहीं बन सकते हो, राइट, अगर तुम राजा के घर में पैदा हुए हो तो। सो दैट इज द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन का लिंक। रिचुअल एंड रिलीजियस प्रोहिबिशंस भी थे उस टाइम पे ऑन द ऑक्यूपेशनल चेंज, यानी कि तुम ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट। हमें देखने को मिलता था कि कोरिलेशन है बिटवीन द कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब जैसे मैं बात करूँ लो स्टेटस, लो कास्ट में जो लो मेंबर थे, जैसे शूद्रास थे, उनके पास सबसे खराब, यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब थी देन दैट ऑफ द क्षत्रियस वन or Vaishyas, isn't it? So that is the thing which we see over there कि on the economic status भी कास्ट से बहुत ज्यादा लिंक थी। रिच के पास ज्यादा इकोनॉमिक स्टेटस था, पुअर के पास बहुत कम पैसे थे। ओके अभी के टाइम पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वो बात करूं तो अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हाई इकोनॉमिक स्टेटस अभी भी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि भाई अपर कास्ट जो है इसका इकोनॉमिक स्टेटस अभी भी वेल ऑफ है देन दैट ऑफ द लोअर कास्ट, बट स्टिल इट इज कहीं ना कहीं कुछ चीजें कम हो रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभी कास्ट के हिसाब से ऑक्यूपेशन को देखा जा रहा है तो नो, अभी हम ये नहीं देखते कि मैं कौन से कास्ट से हूं तो मुझे वही ऑक्यूपेशन करना है, मेरा जो मन होगा मैं वो ऑक्यूपेशन को चूज कर सकती हूँ, इजंट इट। तुम्हारा जो फ्यूचर में बनने का मन है तुम बन सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, राइट। सो दैट इज द स्ट्रिक्टनेस जो पहले था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है कास्ट सिस्टम के अंदर। कास्ट जो है अभी भी बहुत ज्यादा लाइफ को अफेक्ट कर रहा है हमारे, बट स्टिल धीरे धीरे कुछ फील्ड से कम हो रहा है, पर कुछ फील्ड में इसका जो रोल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर तुम लोगों को याद हो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कास्ट जो है वो हट गया है। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसका कास्ट कौन सा है, पर जब हम शादी की बात आती है, मैरिज की बात आती है, या फिर पॉलिटिक्स की बात आती है, तो वहां पे कास्ट का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज द थिंग विच वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास एंड आई होप यू कैन establish a connection between them. नेक्स्ट हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी की, लेकिन उससे पहले आ जाओ यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम रेस एंड कास्ट को। जैसे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, वैसे साउथ अफ्रीका में रेस डिस्क्रिमिनेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ कलर पीपल वेर डिवाइडेड इनटू व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ओके साउथ अफ्रीका में कुछ ट्रेड करने वाले लोग गए थे, अब वहां पे वो सेटल हो गए एंड फिर क्या हुआ, व्हाइट का डोमिनेशन आने लगा। व्हाइट्स जो थे वो माइनॉरिटी सेक्शन थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर दिया ऑन पावर एंड वेल्थ इन दी साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल पीपल थे, साउथ अफ्रीकन थे, वो ब्लैक थे एक्चुअल में, एंड दे वर इन मेजोरिटी। एंड दीज वाइट पीपल जो थे ये बहुत ज्यादा चालाक थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, एंड आके धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने पावर को कंट्रोल करने लगे वो पूरे कंट्री के, एंड साथ में वेल्थ पे भी कब्जा कर लिया उन्होंने। फिर क्या करने लगे वो, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ब्रिटिश जो वहां पे वाइट्स थे उनको गेन, यानी कि उनको ज्यादातर कंट्रोल मिल गया था ऑफ द होल साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक का, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने कंट्री पे स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, कि तुम व्हाइट हो तो तुम इस एरिया में रहोगे, तुम ब्लैक हो तो तुम इस एरिया में रहोगे, ऐसा हो गया था। अगर मैं बात करूं कि क्या इक्वलिटी थी, बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक्स का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था, अभी तुम पढ़ोगे। अपार्थाइड जो था लॉ आ गया था इन द 1948, एंड इसमें हम लोगों ने देखा कि ब्लैक्स जो थे, जो कि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री को होल्ड करते थे, उनको साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप भी नहीं मिल रहा था, लैंड ओन नहीं कर सकते थे, फॉर्मल वॉइस नहीं थी गवर्नमेंट में, उनको बहुत क्या बोलते हैं, उनको एकदम साइड कर दिया था, ओके, फ्रॉम द होल कंट्री। हम लोगों ने देखा कि लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में मिलियंस ऑफ जो लोग थे, ब्लैक्स थे, उनको फोर्सबली कहाँ भेज दिया गया था, बंतुस्तान में या फिर होमलैंड्स में। बंतुस्तान मतलब एक छोटा सा लैंड था जो बहुत खराब था, एंड इस छोटे से लैंड में मिलियंस ऑफ ब्लैक्स को रहने को बोल दिया गया था, एंड इट इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड। इस होमलैंड में ये जो लैंड था ये सिर्फ 14% ऑफ द लैंड था, जहाँ पे 80% ऑफ द लोगों को रहना था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है बहुत गरीबी में रह रहे थे, इंफीरियर हो गए थे, उनका हालत बहुत खराब था। कुछ ब्लैक्स जब प्रोटेस्ट करते थे तो उनको मिलिट्री का इस्तेमाल करके उनको जेल में भेज दिया जाता था।
टॉर्चर किया जाता था, इवन मार भी दिया जाता था। लेकिन ब्लैक्स फिर भी कलेक्टिवली स्ट्रगल करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड नेल्सन मंडेला, एंड फाइनली सक्सीड करते हैं। सक्सीड करने के बाद पावर गेन करते हैं इन द गवर्नमेंट इन 1998। अभी भी इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो व्हाइट्स के हाथ में है, राइट? अभी भी काफी कंट्रोल व्हाइट्स के हाथ में है, लेकिन अब ब्लैक्स भी हैं, वो भी अब प्रॉपरली एक डिग्निटी वाली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें चैलेंज की, तो चैलेंज ये है कि भाई ब्लैक मेजोरिटी जो है उनको नए सोसाइटी में, जो अभी इक्वलिटी वाली सोसाइटी है, वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इतने टाइम तक वो लोग डिस्क्रिमिनेशन झेले, वो एक साइड में रहे, तो अभी उनका जो ग्रोथ है वो स्टिल एक चैलेंज है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला का एक फेमस कोट आता है जहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट भी मैं लड़ा, और ब्लैक के डोमिनेशन अगर हुआ तो उसके खिलाफ भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सोसाइटी जो है वो इक्वल हो, जहाँ पे कोई ब्लैक ना हो, कोई व्हाइट ना हो, सब ह्यूमंस हो, एंड वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाली जिंदगी जी पाए, वो अपने लाइफ के बेसिक गोल्स को फुलफिल कर पाए, लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी पाए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो अगेन इंपॉर्टेंट है, कोई भी टेबल तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा। सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे हमें दिखाया हुआ है कि कैसे पॉवर्टी लेवल्स हैं। यानी कि यहाँ पे जस्ट बताया हुआ है कि जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, एंड ओबीसीज एंड मुस्लिम्स हैं, ये बहुत ज्यादा पुअर हैं इन द रूरल एंड बोथ इन अर्बन एरियाज, एज वेल एज जो अपर कास्ट हैं, जो सिक्स हैं, ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं। ये इस टेबल में बताने की कोशिश की जा रही है एज अ होल। दूसरा जो टेबल है, इसमें एफ्लुएंसी के बारे में बताया हुआ है कि कौन अच्छा खासा कमा पा रहा है, तो इसमें यही बताया हुआ है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बहुत कम रूरल इंडिया में लोग हैं जो स्पेंड कर पा रहे हैं 4.3%, यानी कि 1000 पर मंथ। एससीज जो हैं एंड एसटीज जो हैं, ये लीस्ट वेल्थ यानी कि सबसे कम यही कमा रहे हैं। ओबीसीज जो हैं, उनका भी कमाने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। मुस्लिम्स जो हैं, ये भी लो एफ्लुएंट, मतलब ठीक ठाक कमा रहे हैं लेकिन कम कमा रहे हैं। एंड सिक्स जो है, क्रिश्चियंस जो हैं, ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि वेल्थ जो है वो अनइक्वली शेयर्ड है अमॉन्ग दी कम्युनिटीज। अब तुम बात करोगे कि मैम ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है अभी करंट इंडिया में कि एससीज एंड एसटीज ने कम, इतने गरीब हैं एक्सेट्रा। तो ये डेटा देख लो, सबसे पहले तो 2011-12 का डेटा है, मतलब डिकेड्स पुराना डेटा है। अभी तो वापस जब सेंसस होगा तो तुम्हें प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, बहुत पुराना डेटा है। तो एक ये भी ध्यान में रखना। मुझे नहीं लगता कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बट स्टिल बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये जो कंक्लूजन दिया उसे रीड आउट करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आ भी गया क्वेश्चन तो तुम आराम से कर लोगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनटचेबिलिटी एक एक्सट्रीम विशियस एस्पेक्ट है ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल। लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली, थोड़ा बेटर है। तो ट्राइंगल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एक होते हैं ब्राह्मण्स, एक होते हैं क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। पर यहाँ पे तो कोई अनटचेबल का नाम ही नहीं मेंशन किया हुआ है मैम। इसमें नाम मेंशन नहीं किया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है, बुक में ये मेंशन है कि इनको इतना इम्प्योर माना जाता था कि इन्हें हायरार्की में भी नहीं मेंशन किया गया। दे वर आउटसाइड द कास्ट हायरार्की, इसलिए प्योरिटी पोल्यूशन का स्केल है, एंड इन पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर लगा दिए जाते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। ऐसा अनटचेबिलिटी के अंदर फिक्स्ड रूल्स बना दिए गए थे। अब जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक डिस्टेंट पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, एंड एक आता है कि भाई तुमसे टच हो गया तो फिर हमें शुद्धिकरण करना होता है। तो एक ये था फैक्टर, एंड दूसरा फैक्टर हमें देखने को मिलता है अनटचेबिलिटी में। दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की है क्या कि अगर दूर से भी तुम हमें दिख गए, हम पोल्यूटेड हो जाएंगे। तो एक डिस्टेंट पोल्यूशन, जहाँ पे तुम्हें बोला जाता था कि तुम्हारा शैडो भी अगर किसी पे पड़ जाए तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच वी ऑब्जर्व। जब हम बात करते हैं कि क्या मैम अनटचेबिलिटी सिर्फ यही है कि टच नहीं करना है, दिखना नहीं है, सो इट इज नॉट अबाउट दैट ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट एक वाइड सेट ऑफ सोशल रूल्स एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट होता था। यानी कि पीपल वेर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेम्पल्स, उन्हें सेम वेल्स यानी कि सेम कुआं से पानी नहीं निकालना है, उनको अलग जिंदगी जीनी है, अलग एरिया में जिंदगी जीनी है। ऑल्सो उन्हें एजुकेशन और जॉब्स होल्ड नहीं किया करने देते थे। अनटचेबिलिटी एक सिस्टम है जहाँ पे सामाजिक तौर पे लोगों को एक्सक्लूड किया जाता था फ्रॉम टचिंग एंड इवन फ्रॉम सर्वाइविंग। वी आर सीइंग द एग्जांपल, इजंट इट? सो ये एक चीज है। अगर हम बात करते हैं फर्दर
अनटचेबिलिटी की, तो 3 मेन डायमेंशंस है ऑफ अनटचेबिलिटी। लोगों को जो अनटचेबल्स थे उनको एक्सक्लूजन झेलना पड़ा, ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा और एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच ऑफ देम। एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन मतलब दलित्स को क्या कहा जाता था कि तुम पब्लिक प्लेसेस पे एंटर नहीं कर सकते, जैसे सेलिब्रेशन हो रहा होगा, फेस्टिवल हो रहा होगा, या फिर कुआं है तो तुम सेम कुआं से पानी नहीं निकाल सकते, तुम टेम्पल में एंटर ही नहीं कर सकते, तो तुम एक्सक्लूडेड हो, मेन स्ट्रीम में तुम इंडल्ज या इंक्लूड नहीं हो, राइट, दैट इज एक्सक्लूजन। दूसरा था ह्यूमिलिएशन एंड सबऑर्डिनेशन, मतलब तुमको इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था, तुम जॉब होल्ड नहीं कर सकते हो, एक्सेट्रा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कभी कभार उनसे काम करवाया जाता था पर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, बहुत कम पैसे दिए जाते थे, या फिर लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे उनके पास, अगर था भी कोई लैंड तो उनसे छीन लिया जाता था अगर वो कमजोर इनफ है तो। भले ही हम लोगों ने देखा कि बहुत से लो कास्ट थे जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, पर दलित जितना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो सिचुएशन है, वो उन्होंने फेस नहीं किया था। दैट इज द थिंग। सो ये जो सिस्टम है ये ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिला, नॉट जस्ट इन डिफरेंट रीजन, एंड हर रीजन में अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटीज की तो इन्हें डेरोगेटरी टर्म से, मतलब अलग अलग नामों से बोला जाता था, एंड ये जो नाम थे ये ऑफन बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे, यू कैन से लाइक दैट। ओके, महात्मा गांधी ने इसी के खिलाफ एक टर्म से लोग अनटचेबल्स को डिनोट किया था, दैट इज हरिजन्स। हरिजन्स मतलब कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट इज जब हम बात करते हैं अनटचेबल्स की तो कुछ एक्स अनटचेबल कम्युनिटी है एंड साथ में कुछ उन्हीं के लीडर्स है जिन्होंने कॉइन किया था द टर्म दलित। दलित को एक डाउट रह जाता कि दलित जो है वो टर्म जो है इट इज गिवन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बट इट इज नॉट सो, इन्होंने ये टर्म नहीं दिया है। जब हम बात करते हैं दलित, तो दलित का मतलब क्या होता है, वो जो डाउन ट्रोडन है एंड जो जिनको बहुत समय तक ऑप्रेस किया गया था, तो ऑप्रेस्ड पीपल हैं। दलित वर्ड जो है इसको रिकॉग्निशन तब मिला जब दलित पैंथर्स जो कि एक रेडिकल ग्रुप है, इन्होंने सोशल मूवमेंट चलाई थी, इन्होंने फाइट करने की कोशिश की थी फॉर देयर आइडेंटिटी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन दे वर फीलिंग एंड देयर राइट्स एंड डिग्निटी की जब वो मांग करने लगे थे, तब ये दलित का वर्ड जो है वो और बढ़ चढ़ के सामने आया। नेक्स्ट है कि स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव क्या है टू एड्रेस दिस स्टेट एंड कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। जब कास्ट और ट्राइब के डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो स्टेट ने क्या किया, नॉन स्टेट ने क्या किया। जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो पहले जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसके अंदर कुछ एससीज थे जिनको रिकॉग्निशन मिलता है, एसटीज को भी रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब लोअर कास्ट एंड ट्राइब्स को रिकॉग्निशन मिलता है, साथ ही में उनको कुछ छूट दी जाती है, इजंट इट। आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी बात करें तो ये जो छूट है ये दी गई और साथ में और भी चीजें ऐड की गई, जैसे कि ओबीसीज के बारे में ऐड किया गया इन द 1990s। ओबीसीज जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके बारे में अभी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। जब हम बात करते हैं कि स्टेट ने क्या किया आगे फॉर कॉम्पेंसेटिंग दोज जिन्होंने बहुत समय तक डिस्क्रिमिनेशन झेला, तो इट इज रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ दिया गया, वी ऑल नो कि स्टेट एंड सेंटर के लेजिस्लेशंस में दिया गया, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में दे गॉट रिजर्वेशन, ऑल्सो दे गॉट सीट एक्चुअली। दूसरा था कि हम लोगों ने देखा कि रिजर्वेशन मिला जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, अगर तुम कम मार्क्स भी ला रहे हो सो यू आर गेटिंग द पोजिशन, राइट। देन थर्ड वी सी इज दैट रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी तुम कॉलेज में जाने वाले हो सो यू विल सी, अब तुम लाइफ में एंटर करोगे सो यू विल सी हाउ रिजर्वेशन इज देयर इन द गवर्नमेंट जॉब्स और ऑल्सो हाउ इट इज देयर इन, जब तुम कॉलेज का एग्जाम देते हो तब भी रिजर्वेशन तुम रिकॉग्नाइज करोगे, राइट। बट जब हम बात करते हैं ओबीसीज के बारे में तो इन्हें भी रिजर्वेशन मिलता है, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शन इन द एरिया वेयर दे आर, ओके, दैट इज द थिंग। अब अगर हम बात करें करेंटली, इन एडिशन टू रिजर्वेशन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉज भी पास किए गए हैं। अगर कोई इंसान प्रोहिबिट कर रहा है या पनिश कर रहा है, अगर कोई इंसान जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तब उसको पनिश करने के लिए बहुत से एक्ट्स लाए गए, जैसे कास्ट डिसेबिलिटी एंड रिमूवल एक्ट ऑफ 1850, जहाँ पे डिसअलाउ किया जाता है
और कर्टेल कर दिया जाता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 हमने देखा कि 23 जनवरी 2006 में से लाया गया, जहां पे हम देखते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स किए गए ऑन द एजुकेशनल रिजर्वेशन एक्सेट्रा। देन 93rd अमेंडमेंट आया जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि रिजर्वेशन दिया गया ओबीसीज को। फिर 1850 का एक एक्ट आया जहां पे अलाउ किया गया एंट्री ऑफ दलित्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेट्रा। देन हम लोगों ने देखा एससीज एंड एसटीज का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया। फिर हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है जो कि इंट्रोड्यूस करता है रिजर्वेशन पॉलिसीज को एंड साथ में ही अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। देन एक 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट रिवाइज होकर आता है जहां पे स्ट्रेंथन किया जाता है लीगल प्रोविजंस एंड punishment acts for the violation of humiliation and against, मतलब वही कि ह्यूमिलेट किया जाएगा दलित्स को, एडवाइस एंड आदिवासीज को, तो उनको प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसे स्ट्रेंथन किया गया इसके अंदर। पर ये एंड नहीं कर सकता सोशल प्रैक्टिस को ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लॉ तो है बट क्या लॉ डिस्क्रिमिनेशन को फुल्ली खत्म कर सकता है, प्रेजुडिस को खत्म कर सकता है? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि दलित जो है वो इंक्रीजिंगली अब आवाज उठा रहे हैं, पॉलिटिकल एजिटेशंस कर रहे हैं, कल्चरल फॉर्म्स पे अपने राइट्स के लिए एक्टिव हो रहे हैं। ऑल्सो हम लोगों ने देखा था पहले के टाइम पे ज्योतिबा फुले, देन पेरियार, अंबेडकर जैसे बहुत से हमारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड दिस काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स लाने की उन्होंने काफी बात की। अभी कंटेम्प्रेरी में हम क्या देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कि माइनॉरिटीज के राइट्स एंड बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है, साथ में दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटक, देन दलित पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये सारे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि काम कर रही है फॉर द माइनॉरिटी सेक्शंस। ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देख रहे हैं इन द लिटरेचर ऑफ दलित्स, जो कि हम देख रहे हैं वो इंडियन लैंग्वेज में आ रही है, जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी लैंग्वेज में ये लोग लिख रहे हैं टू एक्सप्रेस देयर व्हाट दे हैव फेल्ट, द डिस्क्रिमिनेशन, द ऑपरेशन दे हैव फेल्ट, वो सारी चीजें ये लिख रहे हैं, अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है ओबीसीज या फिर अदर बैकवर्ड क्लास एंड क्लासेस या फिर कास्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ओबीसीज कौन है। अनटचेबिलिटी में हम देखते क्या है कि एक मोस्ट विजिबल ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें हम देखते हैं क्या कि एक लेवल के थ्रू लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। पर क्या सिर्फ अनटचेबल्स ही थे जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला? नहीं, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी जैसा ही डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन समाज में झेला। उन लोग को हम कहते हैं ओबीसी। सो ओबीसीज हैं कौन आखिर में? ये वो लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि लोअर रंग्स ऑफ कास्ट हायरार्की के अंदर आते हैं। इन्होंने भी काफी फॉर्म ऑफ सोशल डिसएडवांटेज झेला, जैसे इनको भी बेसिक राइट्स नहीं मिला था, इनकी भी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाई थी। तो ये कास्ट के बेसिस पे अलोन नहीं है, दे आर ऑल्सो डिवाइड, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन कि कास्ट के बेसिस की कोई स्पेसिफाइड कास्ट से आते हैं। इट इज दैट ओबीसीज जो है ये डिफरेंट रिलीजन, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी है एज अ होल, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन टाइम टू टाइम झेला था। जैसे ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, इन्हें हम एक्चुअल में कहते हैं, जो समाज में बहुत पीछे रह गए हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए हैं, तो इनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि ये आगे आए, राइट। सो दीज आर द ओबीसीज पीपल। आजकल के टाइम पे हम ओबीसी वर्ड इनके लिए ही यूज करते हैं। सो क्या हम इन्हें अपर कास्ट के लोग, क्या ये अपर कास्ट के लोग हैं या फिर क्या ये दलित के अंदर ही आते हैं ओबीसीज? सो दैट्स नॉट ट्रू। ओबीसीज अगेन इज दोज जो कि एजुकेशनली बहुत पीछे रह गए हैं, समाज में बहुत पीछे रह गए हैं, सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत पीछे छूट गए, तो ऐसे लोग हैं वो। They are much different from Dalits and Adivasis if we'll talk. तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इनके लिए? स्टार्टिंग से जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब से ओबीसी पे काम क्यों नहीं चालू हुआ मैम? ये क्वेश्चन तो हम लोग के दिमाग में जरूर होगा। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो जवाहरलाल नेहरू के अंदर ही एक कमीशन बनाई गई थी ओबीसीज के लिए। दैट वाज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि काका केलकर के हेड की जा रही थी। ऑल्सो इन्होंने अपना फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट किया था इन 1953, पर इसे साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि सेंट्रल लेवल पे और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा 3 challenges of your you say
when we got just after independence, isn't it? So हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉवर्टी थी, फिर इंडिया टुकड़ों में बटा हुआ था, तो बहुत सेंट्रल लेवल पे बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी ये साइडलाइन हो गई। ओके, एंड ये जब साइडलाइन हुई तो क्या इस प्रॉब्लम को किसी ने नहीं देखा? तो पहला तो था हमारा ओबीसी का पहला कमीशन, जो कि काका केलकर के अंदर में था। दूसरा था हमारा साउथ स्टेट्स, कुछ साउथ में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने ओबीसी को रिकॉग्नाइज किया, ऑल्सो इनके ऊपर काम किया, इन्हें रिजर्वेशन दिया एंड इन्हें रिकॉग्नाइज किया, इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया एंड इनकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की एक्सेट्रा। दैट वाज द स्टेट लेवल। तो इसके बाद फिर जब हम सेंट्रल लेवल पे थोड़ा सा आया, फिर स्टेट लेवल पे इसको देखा जाने लगा। So it became mainly a regional affair that was persuaded only by states rather than the central level. That is the main thing. Then after तीसरा नंबर पे हम देखते हैं कि ओबीसी जो है ये इशू वापस से सेंट्रल लेवल पे कब आया? 1970s के लेट में, जब हम देखते हैं इमरजेंसी जो है वो लगी थी। उसके बाद जब जनता पार्टी पावर में आई तो हम लोगों ने देखा सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया अंडर द विच वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल, जिसे हम मंडल कमीशन भी जानते हैं नाम से। पॉलिटिकल साइंस में यू विल स्टडी अबाउट इट। सो इट वाज ओनली इन 1990। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट तो दे दिया था पहले ही, पर इसका रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इन दी 1990s। इनके रिपोर्ट के थ्रू रिजर्वेशन मिला इन दी टू द ओबीसीज in the educational sectors, also in the government jobs। ये जो थे टोटल 41% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन को होल्ड करते थे, राइट। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें ओबीसीज की, तो इनकी बहुत डिस्पेरिटी है, मतलब समझ पाना कि कौन अपर ओबीसीज है, कौन लोअर ओबीसीज है, क्या प्रॉफिट्स इन्हें दिए जाए, क्या नहीं दिए जाए। सो बहुत दिक्कत आती है, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है ओबीसीज इटसेल्फ। अपर ओबीसीज जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोअर ओबीसीज को, यानी कि अपर ओबीसीज के पास ज्यादा पावर है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, वो ज्यादा वेल ऑफ हैं देन द लोअर ओबीसीज। अगर हम ओबीसीज की बात करें तो इन्हें पॉलिटिकल पावर मिल रही है, जैसे कि यू कैन से बहुत सारे एमएलएज एंड एमपीज जो हैं फ्रॉम दी ओबीसी सेक्शंस वी आर सीइंग दे आर इमर्जिंग, बट ये अभी भी सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को फेस कर रहे हैं इन दी अर्बन एरिया। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है। अभी के टाइम पे हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे ओबीसीज को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल रही है, पॉलिटिकल पावर मिल रही है, गवर्नमेंट जो है वो इनको रिकॉग्नाइज कर रही है, इनको रिजर्वेशन दे रही है, इनको भी सुना जा रहा है, राइट, इनको भी ट्रीट किया जा रहा है, इनके भी प्रॉब्लम्स को डील किया जा रहा है, राइट। सो दैट वाज द थिंग। पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले काफी चैलेंजेस भी थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग। एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है द सिटी बाय दया पवार, इसमें क्या दिया हुआ है ये समझ में आखिर मोस्टली नहीं आता है। तो इट इज रिटन व्हाट कि एक बार क्या हुआ ना कि किसी ने खुदाई करते समय एक सिटी ढूंढा था। ओके, इन्होंने लिखा है कि एक टाइम पे खुदाई हुई तो एक सिटी निकली, जैसे खुदाई होने के बाद हड़प्पन सिटी निकली थी, तो वैसे ही खुदाई होने के बाद एक सिटी को एक्सकवेट किया गया, जहाँ पे देखा क्या गया कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो वाटर टैप है ये सबके लिए खुला है। सबके लिए मतलब पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड ऑल रिलीजन कैन हैव द एक्सेस टू द वाटर टैप। इसका क्या मतलब है? इससे पता चल रहा है कि और जो वाटर टैप्स थे वो सबके लिए ओपन नहीं थे। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें जो पोइट हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि प्रिवेल करता है सोसाइटी में, जो कि बेसिक राइट्स जैसे वाटर टाइप का जो बेसिक राइट है जिसका एक्सेस हर किसी को होना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड फ्रॉम द लोअर रिलीजन। सो यही है, दैट इज अ वेरी इनह्यूमन एक्ट इन द मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो वी आर लुकिंग एट। Right, here comes the third MCQ of the day, which is what was one of the main purpose of the caste system in India? Number 1, promote करना modern education. Number 2, ensure करना equality among all groups. Number 3, justifying and maintaining social hierarchy. या फिर number 4, supporting urbanization. इन सभी में से मेन पर्पस क्या है ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में अभी भी देखने को मिलता है? ये है तुम्हारा थर्ड एमसीक्यू। एंड फोर्थ एमसीक्यू क्या है? क्या मेक करता है कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेटरी? नंबर 1, इट एनकरेजेस हार्ड वर्क। नंबर 2, इट अलाउज ऑल पीपल टू चेंज कास्ट। नंबर 3, इट फिक्सेस पीपल सोशल status by birth। या फिर नंबर 4, इट प्रमोट्स मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अभी पॉज करना है एंड आंसर को अभी लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं आदिवासीज, उनका क्या स्ट्रगल रहा, फिर वुमेन्स का क्या स्ट्रगल रहा, एंड द डिसेबल्ड पीपल, राइट, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करने से पहले अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, अब हम बात करेंगे आदिवासी स्ट्रगल की। आदिवासीज के बारे में अगर हम बात करें, सो दे आर नोन एज द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो लोग जो फॉरेस्ट में रहा करते थे। बहुत पहले हम लोग अगर बात करें तो आदिवासी जो थे
यानी कि ट्राइबल पीपल, ये जंगल में रहा करते थे एंड एक आइसोलेटेड जगह पे रहा करते थे, अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीते थे एंड दे वर फुल्ली डिफरेंट फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जब हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं तब हम देखते क्या है कि क्लोज एसोसिएशन, अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ट्राइबल्स जो है वो असिमिलेट हो जा रहे हैं हिंदू सोसाइटी में, राइट? सो नाउ दे आर नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम दी हिंदू सोसाइटी in terms of culture if we are talking, and boundaries हम ड्रॉ नहीं कर सकते between the caste and the tribe। जब हम बात करते हैं अभी के टाइम की, तो अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी ट्राइबल्स जो हैं वो एक आइसोलेटेड जगह पे नहीं है। आइसोलेटेड जगह पे नहीं है क्यों? बिकॉज माइग्रेशन, अब उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया जा रहा है, राइट? तो जब उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन मूव कर रही है ट्राइबल्स की, एंड कहीं ना कहीं वो जाके मिल जा रही है हिंदू सोसाइटी से, राइट? सो दे आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड, जैसे वो पहले रहा करते थे अकेले, सबसे अलग, दुनिया से अलग, राइट? अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अगर अभी के टाइम पे हम ऑब्जर्व करें तो नॉर्थ ईस्ट में ही ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन हमें मेनली देखने को मिल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें तो वहां पे भी काफी प्रॉब्लम है, जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी कंप्लेन्ट्स आ रही है ट्राइबल्स की कि उनके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अभी भी देखने को मिल रहा है कि कुछ अलग लोग हैं, जैसे नॉन ट्राइबल्स लोग जो हैं वो अभी भी मूव कर रहे हैं इन देयर एरियाज, राइट? सो दे आर तो उनकी रिसोर्सेज बहुत कम हो गई है कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स, एंड ऑल्सो अभी उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है ड्यू टू द करेंट डेवलपमेंट्स। अगर हम बात करें इनकी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस की, तो वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसे हम लोगों ने बात किया था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट टैक्स लाए थे, तो इसके थ्रू क्या किया उन्होंने? ट्राइबल्स को मूव कर दिया फ्रॉम देयर ओन लैंड, उनसे उनकी जमीन ले ली, राइट? ऑल्सो उनको फोर्स किया गया टी प्लांटेशन के लिए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में भेज दिया गया, अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया गया। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच वी ऑब्जर्व्ड, राइट? जंगलों को खाली करके वहां पे प्लांटेशंस करा रहे थे, ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की। लेटर हम लोगों ने देखा कि इंडियन पॉलिसीज ऑल्सो आदिवासीज को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि इंडिया में क्या है, पॉलिसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत से डैम्स पे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, न्यू माइनिंग्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती है, एंड फॉरेस्ट क्या है? घर है ऑफ ट्राइबल्स, राइट? ट्राइबल्स जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर लैंड्स, इजंट इट? तो अब क्या हो रहा है, अब उनसे उनका लैंड ले लिया जा रहा है एंड उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मनी भी नहीं मिल रहा है इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारी पॉलिसीज जो है ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोजेक्ट सच एज सरदार सरोवर डैम, या फिर नर्मदा रिवर की बात कर लो, या फिर पोलावरम डैम की बात कर लो। इन सभी में हम देखते क्या है कि मिलियंस ऑफ, या यू कहो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आदिवासीज को मूव करना पड़ा फ्रॉम देयर हैबिटेट। ओके, इट इज नाउ, अब हम देख रहे हैं कि बहुत आसान हो गया इनके लैंड को, अब कॉर्पोरेट सेक्टर्स या फॉर्म्स भी ले रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं आदिवासीज को। सो ये सारी प्रॉब्लम हमें अभी देखने को मिल रही है। दलित्स की जब हम बात करते हैं तो दलित का जो टर्म है वो हम लोगों ने देखा कि कैसे आया यूज में, इजंट इट? लेकिन आदिवासी टर्म कब आया? फ्रॉम द ट्राइब्स, लेट्स डिस्कस दैट। जब हम आदिवासी के टर्म की बात करते हैं तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, इजंट इट? ये जो टर्म है ये 1930s में आया, नोटिस करने में आया। कब, क्यों आया? बिकॉज ये स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एंड जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जब इनके फॉरेस्ट में एंटर करने लगे, फॉरेस्ट लेने लगे इनसे, तो ये अपने आप को डिफरेंट दिखा रहे थे फ्रॉम द मनी लेंडर्स, फ्रॉम द colonial government and from the rest of the people। so अपने आप को एक अलग कम्युनिटी दिखाने के लिए आदिवासी वाला टर्म इन्होंने यूज किया। इसका मतलब क्या है कि आदिवासी वो लोग हैं जिनसे उनका लैंड ले लिया जा रहा है, जिनको एलिनेट कर दिया जा रहा है फ्रॉम देयर ओन प्लेस। ऑल्सो इनको रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ रहा है। सो दैट इज द रीजन वाई दिस पर्टिकुलर वर्ड आदिवासी केम इनटू एग्जिस्टेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो अभी भी हमें देख रहे हैं कि ट्राइब्स की कंडीशन जो है वो पहले से थोड़ी बेटर हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कि अचीवमेंट उनकी क्या है, अचीवमेंट ये है कि उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने आदिवासी मूवमेंट चलाए, जिसके थ्रू उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड की, सेपरेट स्टेट की डिमांड की। जैसे झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये सेपरेट स्टेट है जो बिहार एंड मध्य प्रदेश से कार्व आउट हुआ है, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हम लोग देख रहे हैं आदिवासी की अब तक की। ऑल्सो हम क्या देखने को हमें मिल रहा है कि आदिवासी जो है उनकी कंडीशन दलित से थोड़ी अलग है। दलित जो है वो इंडिया के, मैं इंडिया ड्रॉ नहीं कर सकती दो, बट
अगर ये इंडिया है तो इंडिया में ट्राइबल्स जो है वो एक प्लेस पे हैं, जैसे लेट्स सपोज नॉर्थ ईस्ट में है तो एक कॉन्सेंट्रेशन है, एकजुट है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं अनटचेबल्स की या अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली दलित्स की, तो ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एकजुट नहीं है। तो यही बताया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं जो कि समझ नहीं आता है अक्सर। तो ये ध्यान में रखना है, जो हाईलाइट मैंने पिंक से किया लाइन। इसमें बताया क्या जा रहा है कि आदिवासी जो हैं इन्होंने डिमांड की स्टेट्स की, सेपरेट स्टेट्स की, कैसे, बिकॉज ये एक एरिया में ऑक्युपाई कर रहे थे, एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ पे ये ऑक्युपाई करके रह रहे थे। लेकिन दलित जो है वो स्प्रेड थे इन द होल कंट्री, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डिमांड फॉर देयर सेपरेट स्टेट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों दलित अपने लिए सेपरेट स्टेट नहीं मांग कर पा रहे थे देन दी आदिवासीज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रगल्स फॉर वुमेन इक्वालिटी, वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। जब हम बात करते हैं वुमेन्स की, वुमेन्स को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? अगर नेचुरल बेसिस पे मैं बात करूं, फिजिकल डिफरेंसेस की बात करूं, तो मेल्स जो हैं वो फीमेल से अलग हैं बायोलॉजिकली टू सम एक्सटेंट, दैट इज द नेचुरल डिफरेंसेस। पर नो बायोलॉजिकल रीजन इज देयर जो कि डिफाइन कर सकता है कि वुमेन को पोजीशन नहीं मिलती, पॉलिटिकल पावर नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, इसका कोई भी नेचुरल डेफिनेशन नहीं है। कोई भी बायोलॉजी, कोई भी नेचर तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वुमेन्स जो हैं उनको फैमिली में, प्रॉपर्टी में शेयर क्यों नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि वुमेन्स जो है वो बायोलॉजिकली अनफिट है, वो इनहेरिटर्स नहीं बन सकती है, वुमेन्स जो है वो हेड नहीं बन सकती और फैमिली। अगर ऐसा डिबेट आता है ना तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई नेर्स ऑफ केरला जो है या फिर खासी है ऑफ मेघालय, यहाँ पे हम देखते क्या है कि मैट्रिलिनी चलता है। मैट्रिलिनी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो मेल्स, जो फीमेल्स है वो अपनी बेटी को देती है और बेटी अपनी बेटी को देती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी राइट्स चलता है, टाइटल्स भी ऐसे पास ऑन होता है। तो दैट इज योर मैट्रिलिनी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन्स को क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स है। क्यों है राइट्स? जब अगर वो इनहेरिटर्स नहीं बन सकती, हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स, फैमिली नहीं बन सकती, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट सम एरिया इज देयर जो कि वुमेन्स को एक्सेप्ट कर रहा है इन दिस रोल। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अफ्रीकन सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स जो हैं वो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। कैसे हैं भाई? जब तुम लोग बोल रहे हो कि वुमेन्स जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकती प्रॉपर्टी, हेड नहीं बन सकती, तो फिर कैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, राइट? सो ये एक डिबेट है दैट वी कैन सी ओवर हियर। सो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है, नेचर और बायोलॉजी के थ्रू नहीं क्रिएट किया हुआ है। ये समाज में क्रिएट किया जा रहा है, डिफरेंस किया जा रहा है। जैसे कास्ट और क्लास के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक जेंडर के बेसिस पे भी समाज में लोगों को, लड़कियों को एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है, isn't it? So this kind of thing we are seeing how, because women are excluded, उन्हें inferior देखा जाता है, isn't it? तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से सोशल मूवमेंट जो कि पहले के टाइम पे 19th, जैसे वुमेन्स का स्ट्रगल स्टार्ट कैसे हुआ। वुमेन्स के बारे में क्वेश्चन उठना तब चालू हुआ जब मॉडर्न इंडिया, मतलब जो कॉलोनियल टाइम्स था, जब लोग जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल करने के बाद लोग जो है वो इंस्पायर्ड हुए बाय द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड मॉडर्न वेस्ट की आइडियाज। एंड उसी टाइम, ये वही टाइम था जब बहुत से रिफॉर्मर्स उठ के आए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ इक्वलिटी एंड वुमेन्स के राइट्स के बारे में भी तभी लोगों में जागरूकता आई। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय जो कि बंगाल में फाइट करते हैं फॉर वुमेन्स, एंड विडो के बारे में फाइट करने वाले राणा डे हैं। देन विल सी हाउ ज्योतिबा फुले, उन्होंने कास्ट एंड जेंडर के ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो ब्रॉट इन किए गए इन इस्लाम विच इज लेड बाय सर सैयद अहमद खान। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। यहाँ पे बात की गई है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्होंने समाज में रिफॉर्म मूवमेंट्स लाने की कोशिश की, रिलीजन, स्टेटस ऑफ वुमेन्स के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मो समाज की स्थापना की इन दी 1828। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कैंपेन चलाया अगेंस्ट सती प्रथा, which was one of the first women's issue जो कि पब्लिक अटेंशन में आया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अटैक किया ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। सती जो है ये इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं है, नंबर 1, एंड नंबर 2 नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन और शास्त्रार्थ भी इसकी परमिशन नहीं देता है। इसके That's how he defended against सती प्रथा। सेकेंड है हमारे राणा डे। राणा डे ने क्या यूज किया था, स्कॉलर्स की राइटिंग्स को यूज किया था टू फाइट अगेंस्ट द विशियस साइकिल एंड टू
वर्क अगेंस्ट टू वर्क फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज। उन्होंने देखा था कि विडोज की लाइफ जो है वो बहुत खराब है इन द सोसाइटी, सो ही ट्राइड टू वर्क अपॉन दैट इशू। थर्ड है हमारे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले क्या करते हैं, इन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द सोशली एक्सक्लूडेड पीपल लाइक द कास्ट, जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए इन्होंने फाइट किया। ऑल्सो for the women and for the education of women and untouchables, he also fought for that. सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, which is also known as truth seeking society. Okay, ये तुम्हारा यही इतना, this is only mentioned about him. Next है हमारे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जैसे ही एम्फसाइज्ड ऑन कि गर्ल्स जो है वो एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेटेड होने चाहिए मतलब कि घर के काम जो हैंडल करना है उसके थ्रू, उसके लिए एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें सिलाई कढ़ानी आनी चाहिए, राइट, हाउस ऑफ आर्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग। ऑल्सो उन्हें बच्चों को रियर करना आना चाहिए, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन ही वाज टॉकिंग अबाउट कि कहीं से स्टार्टिंग हो एजुकेशन की फॉर ऑफ द वुमेन, सो दैट्स व्हाई ही फॉट फॉर इट। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आओ कि मैम सिर्फ मेल ही थे जिन्होंने फाइट किया फॉर द फीमेल्स, तो दैट्स नॉट ट्रू। वुमेन्स भी हैं, बहुत से वुमेन्स आई, बहुत से वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने फाइट किया अगेंस्ट द ऑपरेशन विच दे वर डीलिंग। जैसे दो बुक हैं जिसको वाइड रिकॉग्निशन मिला। एक है स्त्री पुरुष तुलना विच इज रिटन इन 1882 एंड सुल्ताना's ड्रीम ऑफ रिटन इन 1905। इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है, यहाँ से पक्का तुम्हें क्वेश्चन आएगा ही, स्त्री पुरुष तुलना से, ऑल्सो सुल्ताना ड्रीम से। तो 2 मार्क का हो चाहे एमसीक्यू से हो, क्वेश्चन यहाँ पे से आने के चांसेस हैं। सैम्पल पेपर्स में अक्सर तुम लोग देखोगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्त्री पुरुष तुलना जो है इट इज रिटन बाय ताराबाई शिंदे, जो कि महाराष्ट्र की वुमेन है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया इन द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वुमेन को, जो कि एक यंग ब्राह्मण विडो थी, उसको डेथ का पेनल्टी दे दिया गया जस्ट बिकॉज उसने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया था। जस्ट एंड वो जो न्यू बॉर्न था इट वाज इलेजिटिमेट। ओके, पर कोई भी एफर्ट नहीं किया गया टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द मेन जो कि फादर्ड बाय द बेबी था, राइट। सेकंड हम लोगों ने देखा बेगम रुकैया शेखावत का। उससे पहले फ्रॉम स्त्री पुरुष तुलना इन 1882 हम लोगों ने देखा है एक एक्सर्प्ट, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, लेट्स ट्राई टू सी दैट मच। पावरफुल पीस है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जहाँ पे मेन कैसे ट्रीट करते हैं वुमेन को इन सोसाइटी, वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि कैसे मेन है जो कि कैसे मेन इंसल्ट करते हैं वुमेन की, एट द सेम टाइम वो वुमेन्स के थ्रू ही दुनिया में आते हैं, नंबर 1। सेकेंड, वो वुमेन्स के बारे में खराब चीजें बोलते हैं, बैडली बोलते हैं, बट क्या वो यही खराब चीजें अपनी माँ या अपनी बहन के बारे में सुन सकते हैं? दूसरा। तीसरा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्या कि एजुकेटेड एंड रिच मैन जो हैं वो वुमेन्स को, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, या जैसे हम लोगों ने पढ़ा था या तुम लोग जानते भी होंगे कि मेन एंड वुमेन की पहले अर्ली एज में शादी हो जाती थी, तो लड़कियों को बहुत अर्ली एज से काम करना होता था, लेकिन मेल्स को पढ़ने की आज़ादी थी, ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी थी, राइट। सो उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, तो जब वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो वही फीमेल जिनसे उनकी शादी हुई थी उन्हें वो डाउन देखते हैं, मतलब नीचा देखते हैं, सर्वेंट्स की तरह देखते हैं, अनएजुकेटेड उन्हें मानते हैं, राइट, स्लेव्स की तरह उन्हें देखा जाता है। फिर उन्हें प्रॉपर्टी की जैसे डील किया जाता है, जैसे वो सामान हो, राइट, उनको काम करने का पैसा देते हैं वो लोग मंथली, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी सी ओवर देयर। सो शी एक्सपोज द डीप डिसरेस्पेक्ट जो कि उन्होंने देखा था इन द क्रूअल माइंडसेट टुवर्ड्स वुमेन। तो उस टाइम की सोसाइटी में जो क्रूअल माइंडसेट थी ऑफ men towards the women, वो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए सवाल करती हैं इस बुक के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे बेगम रुकैया शेखावत का के बारे में मेंशन किया हुआ है, दैट इज कि बेगम रुकैया शेखावत जो थी, शी वाज क्वाइट लकी बिकॉज शी गॉट अ हस्बैंड जो कि बहुत ओपन माइंडसेट पर्सन थे, एंड उन्होंने एनकरेज किया इनकी एजुकेशन को, फर्स्ट इन उर्दू, ऑल्सो बंगाली एंड इंग्लिश, राइट। बेगम रुकैया शेखावत ने भी एक बुक लिखा, दैट इज फ्रॉम सुल्ताना's ड्रीम। इस बुक के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमरस तरीके से उन्होंने अपने इमेजिनेशन को दिखाया कि कैसे जेंडर रोल्स एक्सचेंज किए जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वुमेन्स को उन्होंने दिखाया इंटरचेंज ऑफ रोल्स, जैसे कि मुस्लिम वुमेन्स को पर्दा के अंदर ढका जाता था, राइट। सो इस एक्सर्प्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि मेंस जो हैं उनको पर्दा के थ्रू हिडन कर दिया गया, ओके, उनकी फ्रीडम छीन ली गई,
ओके एंड जो मेल्स जो फीमेल्स है उनको मेल की जिंदगी जीने को मिल रही थी, दे वर ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे दिखा भी हुआ है कि कैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि सुल्ताना जो है वो विजिट करती है मैजिकल कंट्री में, जहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जेंडर रोल्स जो है वो रिवर्स हो गए हैं। मेंस जो है वो घर में बंद हो गए हैं, पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं। फीमेल्स जो है वो साइंटिस्ट हैं, बाहर में मशीन्स बना रही हैं, फ्लाइंग कार्स बना रही हैं एक्सेट्रा। यहाँ पे यही सजेस्ट किया गया कि ट्रू फ्रीडम तभी आता है जब बोथ जेंडर को ट्रीट किया जाए इक्वली, राइट। सो इट इज one of the first feminist utopias in Indian literature. So it was a very fascinating one. सेकेंड हम देखते क्या है कि नंबर ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आने लगे, अरोज होने लगे इन द 20th सेंचुरी, जो कि वुमेन्स राइट्स की डिमांड कर रहे थे। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं हम, एक 1931 का कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, जिसमें डिक्लेरेशन दिया गया था ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने बोला था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ऑल सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऑल्सो वहां पे बताया गया था कि भाई किसी भी रिलीजन, कास्ट और कास्ट के बेसिस पे या जेंडर की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम पावर किसी से नहीं छीनेंगे, जॉब होल्ड सब कोई कर सकता है एक्सेट्रा। तीसरा है तुम्हारा कि यूनिवर्सल, मतलब वही कि हर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है। वुमेन को भी राइट होगा टू वोट एंड ऑल्सो होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड ऑल्सो दे कैन कंडक्ट दी इलेक्शंस एक्सेट्रा। जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। जैसे पहले के टाइम पे कुछ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थी, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज, लेकिन अभी के टाइम पे मॉडर्न इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है इन दी पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल अरीना। ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में नई नई प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है। 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं क्या कि जेंडर इनजस्टिस हो रही है, लीगल प्रॉब्लम है अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, शार्प फॉल देख रहे हैं हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो में। सो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम है, जो ये सारी जो न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो कि अभी वुमेन्स फेस कर रही हैं। ऑल राइट, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक विच इज द स्ट्रगल ऑफ डिसेबल्ड। स्ट्रगल ऑफ डिसेबल्ड की बात करें तो डिसेबल्ड कौन है? ये सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया जाता है। सोसाइटी द्वारा मतलब जब कोई इंसान फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है तो उनकी नीड्स क्या फुलफिल हो रहे हैं समाज में। जैसे अगर तुम लोग अभी भी जाते होगे हॉस्पिटल्स में या अभी भी कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जाते होगे, तो क्या तुम्हें वहां पे दिखता है कि अगर कोई, तुम लोग कभी इमेजिन करो, जैसे मैं एक बार गई थी रिसेंटली, आई हैव गॉन टू ब्लड टेस्ट होने के लिए मेरा गया था, तो आई वाज नॉट वेल ना, सो मैं गई थी उस प्लेस पे फॉर माई ब्लड टेस्ट एंड आई हैव गॉन एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यहाँ आता तो उसके लिए क्या लिफ्ट का बंदोबस्त है सीढ़ी चढ़ने के लिए? नो, इट वॉज नॉट। सो यहाँ पे हम देखते क्या है कि they are physically, they are struggling, these people are struggling, why? Not only because कि mentally impaired हैं या physically challenged है, but why? Because society उस प्रकार की नहीं है कि society उनको उनकी rights दे पाए। That is the problem which they are facing currently। अनीता घई एक social activist हैं जो कि try कर रही हैं to bring in awareness about the problems which these people are facing। यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है जहाँ पे बताने की क्या कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अफ्रीकन, अमेरिकन और डिसेबल्ड। अफ्रीकन मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, हम यहाँ पे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, जो ओरिजिनल लोग थे उस प्लेस की, जैसे अमेरिका की बात कर लो या डिसेबल्ड की ही बात कर लो, तो उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि ये लोग क्या है, इन्हें इग्नोर किया जाता है, मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एंड समटाइम्स इन्हें सोसाइटी से इरेज कर दिया जाता है। इनको ट्रीट ही नहीं किया जाता कि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो जैसे अगर तुम अभी भी जाओ, मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो क्या होता है ना कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस में इनके लिए ऐसे फैसिलिटी नहीं है, इनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम बना दिया हुआ है, ये नॉर्मल लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। सो ऐसा लगता नहीं है कि तुम लोग, मतलब मैं तो बोलूँ तो मैं अपने लाइफ में क्या देखती हूँ ना, मैं हार्डली किसी भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल को देखती हूँ, राइट। सो ऐसा लगता है कि हम लोग मेन स्ट्रीम में यहाँ रह रहे हैं एंड उन लोग को कोई अलग एरिया में रहना हो रहा है, राइट। सो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द, ऐसा थिंग तुम टू सम एक्सटेंट ऑब्जर्व करोगे, राइट। अब यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि डिफरेंटली एबल या डिसेबल पीपल जो है, हम लोग को लगता है वो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट सोसाइटल लेवल पे उन्हें अलग ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जैसे तुम्हारा एक चैप्टर आने वाला है, द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट वाज द चैप्टर, जहाँ पे तुम पढ़ने वाले हो कि कैसे डिसेबल दो पीपल के बारे में, कि दोनों कैसे डिसेबल्ड हैं या कहीं ना कहीं चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो हाउ दे आर फेसिंग, हाउ देयर लाइफ इज, राइट। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इम्पेयरमेंट के थ्रू उनकी लाइफ ऑलरेडी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट उनको समाज में ट्रीट ही कैसे किया जाता है, विक्टिम की तरह बेचारा बोला जाता है, उनको विक्टिम बना दिया जाता है कि भाई वो कुछ कर नहीं सकते,
राइट। सो ऐसा उनको ट्रीट किया जाता है कि वो बहुत बेचारे हैं, उनको नॉर्मली ट्रीट ही नहीं किया जाता, इक्वली उनको ट्रीट ही नहीं किया जाता, उनको डिसेबल मतलब उनको बोला जाता है कि इट वॉज योर कर्मा, इट इज दैट इज वाई तुम ऐसे हो गए, किस्मत थी, दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। एंड जब भी हम देखते हैं या उनकी बातें करते हैं तो हमको लगता है, हम लोग फील करते हैं कि उनको हेल्प चाहिए एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज देयर। तो पब्लिक का परसेप्शन ऐसे बन गया है कि डिसेबिलिटी मतलब वो समझते हैं कि इट इज कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो चैलेंज्ड हैं एक्सेट्रा, इसीलिए उनको इक्वली एंड डिग्निटी वाली लाइफ उन्हें नहीं मिल पा रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विच इज दे आर हैविंग। जब हम बात करते हैं इनकी, तो इनको कौन से नाम से बुलाया जाता है? डिसेबल्ड, हैंडीक्रैप्ट, क्रिपल्ड, अभी तक ब्लाइंड, डेफ, इस टाइप के टर्म्स ही इनके लिए यूज किए जा रहे हैं अभी के टाइम पे। मतलब बहुत रिसेंटली हम लोग देखेंगे जब वर्ड डिफरेंटली एबल टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ओके, पहले के टाइम पे इन्हें बेचारा, पुअर थिंग बोला जाता था, डेरोगेटरी टर्म यूज किया जाता था इनको बोला जाता कि भाई इनका इम्पेयर्ड बॉडी इसलिए, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनी एंड फेट, दैट वाज द कल्प्रेट। ऑल्सो बिकॉज तुम्हारे कर्मा एंड पास्ट एक्शंस ऐसे रहे होंगे, दैट इज द रीजन वाई यू आर लाइक दिस। ऑल्सो इनको नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया जाता था। ओके, हम लोग देखते हैं मेंटली चैलेंज जिन्हें कहा जाता था, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड, इस टाइप के रिटार्डेड, लेम, क्रिपल्ड वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं, हम देखते हैं कि यूज होते हैं, राइट। सो डिसेबल जो है, इट इज नॉट क्रिएटेड, it is created by society, not person's physical condition. Physical condition is another thing, but you're treating them in society in that way, उनको ऐसे तुम देखते हो, ऐसे उनको फील कराते हो, that is the main problem, that is the main challenge which we are seeing in the current time. Making inclusive spaces and removing, जो हम include, जैसे हम उनको अलग बना दे रहे हैं, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, that is the barrier जो कि उन्हें कमजोर बना दे रहा है कहीं ना कहीं से। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज क्लोज कनेक्शन हमें देखने को मिलता है डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी में। जो डिसेबल्ड हैं, दे आर समवेयर और द अदर दे आर कनेक्टेड टू पॉवर्टी। मतलब एक मैल न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से, ऑल्सो एक्सीडेंट हो जाते हैं क्राउडेड होम्स में। सो ये एक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है, ये बच्चे जो है वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। ये पिक्चर्स दिया हुआ है उनको, यू कैन सी इन द बुक। ऑल्सो यहाँ पे बताया हुआ है कि डिसेबिलिटी जो है वो नॉट ओनली आइसोलेट करता है लोगों को फ्रॉम होल्डिंग जॉब्स, बट इंडिविजुअल लेवल पे एंड फैमिली, उनकी फैमिली को भी बहुत स्ट्रगल्स झेलना पड़ता है। अगर हम पुअरेस्ट कंट्री की भी बात करें ना, तो पुअरेस्ट कंट्री में भी डिसेबल जो है उनकी हालत और ज्यादा खराब होती है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिटन। अब यहाँ पे अप्रोच अडॉप्टेड फॉर द डिसेबल्ड इन सेंसस 2011, यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या अप्रोच गवर्नमेंट ने उठाया है टू चेंज देयर कंडीशन एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, टू बी मोर स्पेसिफिक। ये तुम एक बार रीड कर सकते हो। ओके, नाउ अभी हम देख रहे हैं, इट इज मोस्ट, अभी हम बहुत रिसेंटली देख रहे हैं कि इनके लिए भी एफोर्ट किए जा रहे हैं एंड इनके बारे में भी सोचा जा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया। एजुकेशन की भी बात करूँ ना, तो एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन इन्हें झेलने को मिलता है। जैसे कि इनको सेपरेट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को अलग से स्कूल बना दिया गया है एंड एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्हें नहीं पढ़ाई की जा रही है। तो मतलब ये काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। इनको मेन स्ट्रीम के साथ मिलने घुलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ये क्या सीखेंगे, राइट। ऑल्सो एजुकेशन जो है वो इंश्योर नहीं करा पा रही कि ये होल्ड कर पाएंगे जॉब्स या नहीं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग प्रोवोक स्ट्रगल्स अगेंस्ट दीज इनइक्वालिटीज। अब जब हम इन इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कास्ट में, ट्राइब में, जेंडर के बेसिस पे एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पे लोगों ने स्ट्रगल देखा, लोगों ने एक्सक्लूजन को फेस किया, सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स झेली। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू, इस प्रॉब्लम की वजह से ही तो इन्होंने सोल्यूशन ढूंढना चालू किया, जिसकी वजह से बहुत से स्ट्रगल्स हुए, सोशल मूवमेंट्स हुए, राइट। जब हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कास्ट, ट्राइब, जेंडर जो है, दे आर गेटिंग नाउ अटेंशन। पहले तो इनको अटेंशन बिल्कुल नहीं दी जाती थी, पर आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इन्हें अटेंशन मिल रहा है, राइट। सो वी नाउ नीड टू फोकस ऑन ग्रुप्स फेसिंग मल्टीपल लॉज। अब हम बात करें कि सिर्फ यही है जिनको डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। और भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो छुपे हुए हैं एंड जिनको अगेन ये एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो उनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम एज वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एक्सर्प्ट है विच इज ट्राइंग टू से कि कैसे लॉज तो बहुत बना दिए गए हैं,
राइट, फॉर डिजेबल पीपल कि उनको इम्प्रूव किया जाए। पर एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम देख रहे हैं कि डिजेबल को क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिकल एंड प्रॉपर एजुकेशन नहीं जा रही है, नहीं दी जा रही है। जैसे हम अगर बात करें नॉर्मली कि अभी भी बहुत से स्कूल्स है जहाँ पे प्रॉपर स्टडीज नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो मैं स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, टीचर बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं है, पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सेट्रा। तो नॉर्मल स्कूल के स्टूडेंट्स की ऐसी कंडीशन है, तो यू थिंक अबाउट कि डिसेबल्स के लिए जो स्कूल होगा वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्सेट्रा। So that is the thing which you have to think of, and then you will get to know about their condition, how challenging their condition is, right? अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, here is your fifth and sixth question of today. इसका आंसर भी तुम्हें लिखना है in the comment section. Also, this is taken from your sample paper of 2025-26, not 25-26 actually, 24-25, राइट। सो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है करना। इस टाइप की ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो सॉल्व करना सीखोगे अभी से ही तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। असर्शन रीजन है, असर्शन क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ अस वी आर बोर्न इन एंड लिविंग इन इंडिया, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन जो है वो एक फैक्ट है ऑफ एवरीडे लाइफ, दैट इज असर्शन। रीजन क्या है, एवरीडेनेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन जो है वो इसे हमें हमारे लिए इनएविटेबल एंड मोस्ट नेचुरल, ऑलमोस्ट नेचुरल बनाता है। अब तुम्हें बताना है कि इज इट assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, or assertion and reason are true but the reason is not correct or not correct, not explaining the assertion, या फिर third which is assertion is true but reason is false, or the D1 that is assertion is false and reason is true. You have to write the answer in the comment section. Also this is also from sample paper only taken, 2 marks question है ये, लेट मी राइट इट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन क्या है, बेगम रुकैया शिखावत हुसैन जो है ये बॉर्न हुई थी इन वेल टू डू बंगाली मुस्लिम फैमिली। शी वॉज वेरी लकी कि उनके हस्बैंड ऐसे थे जो कि लिबरल आउटलुक वाले थे, एनकरेज किया इनके एजुकेशन इन द उर्दू एंड बंगाली एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। शी ऑलरेडी वॉज अ सक्सेसफुल ऑथर in Bengali, English, and she wrote Sultana's Dream to test her abilities in English. Why Sultana's Dream considered as a remarkable short story in contrast of struggle for women's equality and rights. वही बताना है तुम्हें कि कैसे सुल्ताना's ड्रीम उन्होंने जो लिखा है, इट इज वेरी रिमार्केबल शॉर्ट स्टोरी, कि उनका क्यों, क्या इसका रोल है in the women's equality and rights etc. You have to write in the comment section. 2 पॉइंट्स इसके बारे में लिखना है। ऑल्सो जितने भी सारे तुम्हारे होमवर्क्स हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन द होल सेशन, सबके आंसर लिखने हैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड जिसका आंसर राइट होगा आई विल गिव हार्ट टू देम। ऑल्सो this is my Instagram ID, you can connect me and ask me any questions if you have. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल ही जाएंगे, पर अगर ना मिल पाए, कोई इशू हो गया, तो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, isn't it? So till then अपना ख्याल रखो, कोई भी डाउट है पूछ लो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।